गाजियाबाद बीजेपी का गढ़ है। बसपा ने ठाकुर बिरादरी का कैंडिडेट खड़ा किया था। यहाँ की तमाम विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुन कर गए हैं। जो कि 2 लाख बीजेपी के थे, 50% चले गए बसपा को, क्योंकि उनका प्रत्याशी राजपूत था। काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम सबसे पहले पत्रकारों से इंट्रोडक्शन करा देते हैं आपका। अजय ओदिच्छे जी हैं, काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत अच्छा भी लिखते हैं और काफी कुछ जानते हैं राजनीति के बारे में। वहीं बात की जाए रवि अरोड़ा जी हैं। रवि अरोड़ा जी काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम कई बार इनसे बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जानकार भी काफ़ी अच्छे हैं। वहीं बात की जाए राज कौशिक जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। फिलहाल आजकल शायर भी हैं। इनकी शायरी के जो चर्चे हैं वह काफ़ी देखने को मिलते हैं और कई अखबारों में इस समय इनकी शायरी छापी भी जाती है। वहीं हमारे साथ बात की जाए ओझा जी हैं। ओझा जी भी काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं और फिलहाल इस समय अपना एक अखबार भी चलाते हैं, तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। यह आपको जानकारी देंगे गाजियाबाद के बारे में। गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में 5 विधानसभा पड़ती हैं। विधानसभा वार इस बार क्या रहा, विधानसभा में किस प्रत्याशी को कितनी वोट मिली, बात सबसे पहले हम अजय ओदिच्छे जी से करेंगे। अजय जी नमस्कार, आपका स्वागत है। चुनाव हो चुका है गाजियाबाद में और काफ़ी चुनाव आप देख चुके हैं। क्या कहेंगे गाजियाबाद को लेकर कि गाजियाबाद में इस बार चुनाव कैसा रहा? क्योंकि गाजियाबाद में अक्सर देखा जाता है कि गाजियाबाद में ज़्यादातर बीजेपी में देखा जाता है। इस बार के चुनाव में आप क्या देखते हैं? देखिए, गाजियाबाद में स्वाभाविक है कि बीजेपी ही दिखाई पड़ती है। यहाँ मेयर बीजेपी का 60-70 वो सभासद हैं बीजेपी के, सारे एमएलए बीजेपी के हैं, बीजेपी के एमपी भी सिटिंग थे। बट आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि किसको क्या वोट मिला, कितना वोट मिला, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये उतना ही कठिन सवाल है जितना ये कठिन सवाल है कि जनरल वीके सिंह का टिकट क्यों कटा। जैसे इसका कोई जवाब नहीं है, वैसे इसका भी कोई जवाब नहीं कि कौन जीतेगा, किसको कितना टिकट, कितना वोट मिलेगा। लेकिन अजय जी बात चलती रहती है, आप बहुत जगह बैठते हैं, बहुत लोगों में जाते होंगे। एक पत्रकार होने के नाते हमेशा पत्रकार एक एनालिसिस करता है, किस जाति की कितनी वोट है, किस धर्म की कितनी वोट है, किस तरीके से मतलब यहाँ रहने वाला। अगर बात की जाए जैसे कि अभी आपने एक बात कही कि जनरल वीके सिंह का टिकट क्यों कटा, तो क्या कोई असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल असर देखने को मिला है जी। दरअसल मैं मतदान वाले दिन धौलाना गया था, तो वहाँ कई साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ क्षेत्र की, तो बहुत से लोग परिचित हैं और अच्छे परिचित हैं। उनसे पूछा हमने, तो बिरादरी का काफ़ी वोट कटा है, गठबंधन की तरफ गया है। हालांकि बसपा ने ठाकुर बिरादरी का कैंडिडेट खड़ा किया था, लेकिन उन्हें सबक सिखाना था। जनरल वीके सिंह का टिकट कटने का इतना रंज था उनमें, उन्होंने सबक सिखाना है। मुझे इनके खिलाफ जो जीत रहा है कैंडिडेट, जो लड़ने की स्थिति में, उसको देंगे वोट। तो गठबंधन के उम्मीदवार को वोट गया है। दूसरा क्या है कि इस बार जो बदलाव देखने को मिला है, पिछली बार सेकंड पोजीशन पर बीएसपी था, इस बार जो है मतलब विधानसभा बात की जाए धौलाना की, वहीं आप कह रहे हैं ना? पूरे लोकसभा की बात कर रहा हूँ जी। अब विधानसभा में क्या हुआ, किसको कितना मिला, भाई बड़ा मुश्किल। मतलब सेकंड पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ बसपा आ सकती है? नहीं, इस पिछली बार बसपा सेकंड पोजीशन पे थी, पिछली बार की। हाँ। इस बार कांटे की लड़ाई गठबंधन में और बीजेपी में दिखाई पड़ रही है। अब कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि क्या, मतलब कोई आपने कुछ निकाला होगा ना भाई जी। सबसे पहला तो ये कम अंतर से हार जीत होगी, ठीक है। हार कौन जीतेगा कौन हारेगा, कोई भी जीत सकता है, बीजेपी हार भी सकती है, ये भी एक चमत्कार हो सकता है। अब वो बात अलग है कि प्रशासन क्या करता है, ईवीएम क्या करती है, भाई कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए खैर ये तो एक अलग ही सवाल हो गया। अगर बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में सन 1991 से
यहाँ पर बीजेपी के ही एमएलए जो हैं, बीजेपी माफ कीजिए, बीजेपी के जो सांसद हैं वह बनते आए थे, लेकिन 2004 में यहाँ से एक बार कांग्रेस भी जीती थी। अब बात करेंगे रवि अरोड़ा जी से। सर नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे इन सभी जो विधानसभा वाइज जो सीटें हैं इनको लेकर, और इस बार गाजियाबाद में क्या रहने वाला है? देखिए, मैं अजय जी की काफ़ी बातों से सहमत हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। यहाँ की तमाम विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुन कर गए हैं। एक लंबे अरसे से यहाँ पर भाजपा के एमपी हैं। राज्यसभा के भी यहाँ पर एमपी अभी तक हाल ही तक रहे थे, और विधान परिषद के यहाँ सदस्य हैं। तो ये भाजपा का गढ़ है, और भाजपा के लिए सबसे सुरक्षित सीटों में से एक गाज़ियाबाद है। जैसे कि हम इस समय उत्तर प्रदेश में हम कहते हैं कि बनारस जो है सुरक्षित सीट है, लखनऊ सुरक्षित सीट है, उसी तरह से गाज़ियाबाद भी भारतीय जनता पार्टी के लिए सुरक्षित सीट है। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत का आंकड़ा हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और इस लोकसभा में भी लगभग यही स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत का आंकड़ा उनके लिए कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। हाँ, इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या पुराने रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी या नहीं, या उससे नीचे होने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी यहाँ डॉली शर्मा थी, वो बहुत अच्छा चुनाव लड़ी। उन्होंने मुद्दों पर बात की, लोगों के बीच में वो काफ़ी गईं भी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहा था, और लेकिन इंडिया गठबंधन की डॉली शर्मा ने तमाम मुद्दों पर बात की। हालांकि शुरुआती दौर में वो राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से बातें करती नजर आईं, लेकिन बाद में जब वो जनता के बीच में उतरी तो उन्होंने स्थानीय मुद्दों की भी चर्चा की। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी है, लेकिन बावजूद इसके डॉली शर्मा यहाँ पर लोकसभा का चुनाव पहले लड़ चुकी हैं। बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन नहीं रहा था, 2 लाख से नीचे भी उनकी वोटें रह गई थीं, जबकि भाजपा के वीके सिंह 8 लाख को पार कर गए थे वोटों में। और पिछले चुनाव में तो वो 5,01,000 से जीते थे। उससे पहले में उससे भी ज़्यादा, लगभग 5.25 लाख वोटों से जीते थे जी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत कोई बहुत मतलब मायने नहीं रखती कि उन्हें जीत नहीं मिलेगी। बात यही आएगी कि वो कितने वोटों से जीतेंगे। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जिस तरह से 4 चरण हो चुके हैं, पुराने जो 3 चरण शुरुआती दौर के जो गए हैं, उसमें इंडिया गठबंधन बहुत अच्छे सा प्रदर्शन कर रही थी। चौथे चरण में ज़रूर भाजपा का कुछ असर लौटता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अगर चौथे चरण में गाज़ियाबाद में चुनाव होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक मुश्किल सीट हो सकती थी, क्योंकि देश भर में जिस तरह से हवाएं चल रही हैं, और कहा जा रहा है जो पहले शुरुआत में भाजपा 400 पार की बात करती थी, फिर आई कि 300 भी मुश्किल हैं, और अब आजकल जिस तरह से हम देख रहे हैं तरह की चर्चाएं निकल के आ रही हैं कि बहुमत का आंकड़ा भी भाजपा के लिए छूना मुश्किल है। ऐसे में जब चारों तरफ इस तरह की बात चल रही हो कि भाजपा आंकड़ा भी अपना नहीं छू पा रही है, तो ऐसे में गाज़ियाबाद में अगर चुनाव होता चौथे चरण में या 5वें चरण में चुनाव होता, तो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी मजबूती से लड़ता, क्योंकि जनता के बीच में जो 10-15% फ्लोटिंग वोट होता है, वो फ्लोटिंग वोट शायद सरक सकता था। लेकिन आज की तारीख में हम देखें, जो पहले चरण में ही भाजपा यहाँ पर चुनाव लड़ चुकी है, तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है यहाँ से सीट निकालना। आपका कहना है कि सीट निकल जाएगी, लेकिन जो अंतर है वो क्या रहने वाला है? क्योंकि 2 बार से देखा हमने, जब जनरल से वीके सिंह यहाँ पर पहली बार आए तो तब भी 5.5 लाख 567 से जीते थे, फिर उसके बाद भी 5 लाख से बढ़त। इस बार क्या रहने वाला है अगर बात की जाए इस सीट की? क्योंकि 5 लाख का टास्क जीत का वो भी बहुत बड़ा एक वो होता है, लेकिन यहाँ अगर बात की जाए वोटों की, तो क्योंकि वोट भी यहाँ पर काफ़ी बढ़े हैं, 29 लाख से ज़्यादा यहाँ पर जो मतदान कर्मी हैं, जो मतदाता हैं, वह इस समय मौजूद हैं गाज़ियाबाद में। हालांकि जो वोटिंग परसेंटेज है वो ज़्यादा नहीं हुआ। क्या कहते हैं आप, जीत का वो क्या रहने वाला है आपके उससे? क्योंकि आपने बीजेपी को कह दिया कि बीजेपी जीत जाएगी, कोई बड़ा टास्क नहीं है क्योंकि बीजेपी में है यहाँ पर, लेकिन क्या रहने वाला है? देखिए, इसको खाली गाज़ियाबाद सीट की नज़र से नहीं देखना चाहिए।
यहाँ पर जो भी मत प्रतिशत रहेगा विजेता का, उसको देश भर में जो माहौल है उससे जोड़ के देखा जाना चाहिए। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी देश भर में 303 सीटें जीत कर आई थी। इस बार यदि उससे वो नीचे आती है तो जाहिर है यहाँ पर जो भाजपा का प्रत्याशी जीतेगा उसका मत प्रतिशत भी नीचे गिरेगा। यदि भारतीय जनता पार्टी देश भर में 350 या 400 की जैसे वो बातें करते हैं, अगर उस हद तक छूते हैं तो यहाँ का मतदाता भी उतना उत्साहित नजर आएगा और मत प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन इस समय जो लग रहा है, देश भर में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है। वो एंटी इनकम्बेंसी गाजियाबाद में भी है और उस एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा विपक्षी जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी उसको उसका थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसको मैं इस नज़र से इस तरह से कहूँगा कि देश भर में जो भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा होगा, उसी रेशियो में यहाँ के प्रत्याशी के भाजपा प्रत्याशी के वोट घटेंगे अथवा बढ़ेंगे। जनरल वीके सिंह के टिकट काटने का कोई यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा पार्टी को, क्या लगता है? मुझे लगता है ठाकुर वोटों पर तो इसका प्रभाव पड़ा है और आपने देखा होगा कि गाजियाबाद से ही लहर शुरू हुई थी। क्षत्रिय समाज ने यहाँ पर इसके खिलाफ मुहिम चलाई थी और उसका फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और बाद में पूरे प्रदेश में उसका असर देखने को मिला है। तो धौलाना सीट पर तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर मुश्किल हो सकती है, लेकिन बाकी सीटों पर ऐसा कहीं कोई खास मुझे दिखाई नहीं देता। और वीके सिंह बहुत अच्छे प्रत्याशी थे, शहर के लिए उन्होंने काम भी किया, लेकिन जनता से के बीच में उनका बहुत ज़्यादा जाना आना नहीं हो पाता था क्योंकि मंत्री भी थे, तो लोगों से डायरेक्ट उनका कनेक्शन कम था। तो जो उनके निजी ताल्लुकात वाले लोग हैं वो बहुत सीमित हैं, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वीके सिंह की टिकट काट दी गई तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जातीय आधार पर ज़रूर क्षत्रिय मतदाता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से बिखर सकते हैं। हालांकि इसको इस नज़र से भी देखना चाहिए कि ठाकुर मतदाता जो हैं उनके बीच में माफ़ी के साथ मैं कहना चाहूँगा एक जातीय दंभ भी होता है। उस जातीय दंभ में वो जो बसपा का क्षत्रिय प्रत्याशी है उसको वोट देंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। तो इसी वजह से मत प्रतिशत भी गिरा है और ठाकुर मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरे ठाकुर सब नाराज ही थे। ये कुछ नेतागिरी भी होती है, ऐसे चुनाव हर चुनाव के समय होती है। तो कुछ लोगों ने अपना मुहिम चलाई थी, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर भी मतदान हुआ है और बीजेपी के पक्ष में भी हुआ है। पक्ष में भी हुआ है। अब बात करते हैं राज कौशिक जी से। सर, आपने तो बहुत चुनाव देखे, यहाँ अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो काफ़ी कुछ जानते हैं गाजियाबाद के बारे में। आप क्या कहेंगे इस चुनाव के बाद कि गाजियाबाद में क्या रहने वाला है? सबसे पहले आपसे यही पूछेंगे। गाजियाबाद में बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग कम से कम 3-3.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। लगभग 6.5 लाख वोट उनको 40-50 हज़ार कम याद है मिलने की संभावना है, जो मेरा आंकलन है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस इंडी गठबंधन के प्रत्याशी डॉली शर्मा, लगभग 3 लाख वोट उनको मिल सकते हैं। तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी बसपा। लेकिन सर कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने अभी कहा कि 3-3.5 लाख की जीत, क्या पिछली जो जीत थी 5 लाख से पार, उससे पिछली वाली भी 5 लाख से पार, तो कहीं ना कहीं असर तो देखने को मिल रहा है इस बार? जो गाजियाबाद की वो सुरक्षित सीट है, जैसे कि रवि अरोड़ा सर बता रहे थे, सुरक्षित सीट है गाजियाबाद। जब बनारस को आज की तारीख में प्रधानमंत्री हैं तो वहाँ सुरक्षित सीट कहते हैं, तो गाजियाबाद ही सुरक्षित रही है बीजेपी के लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं मतदाता नाराज तो है, जो दिखाई दिया है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मतदाता नाराज नहीं है। जो लोग हमेशा बीजेपी के खिलाफ है वो आज भी बीजेपी के खिलाफ है। ये एक चश्मा होता है जो हमारी आंख पर होता है, हम उसी दृष्टि से देखते हैं। मैंने कहा कम से कम 3-3.5 लाख। जैसे कि राजपूतों की बात आई, राजपूत अब से पहले निश्चित रूप से 100% बीजेपी का वोटर था गाजियाबाद के इतिहास की अगर बात करें, और मेरा मानना है वो लगभग 3-3.5 लाख तक मतदाताओं की संख्या है। जैसा कि ये मुद्दा उठ रहा है कि जनरल वीके सिंह को टिकट नहीं मिला तो राजपूत कुछ नाराज रहे, वो आम नाराजगी नहीं, शुरू में नाराजगी नजर आई थी, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि कुछ राजपूत मतदाताओं में नाराजगी रही।
केवल वीके सिंह की वजह से नहीं रही। वो जो गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो मुद्दा वो वहां से शुरू हुआ था राजपूतों का, लेकिन उसको वहां पर भी मना लिया गया जब उन्होंने माफी मांगी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ सबसे ज्यादा जो संख्या है वो मुस्लिम और दलितों की है, लगभग 4 लाख। 15 लाख वोट पड़े हैं, यानी 50% वोट पड़े हैं। लगभग 4 लाख दलित, लगभग 4 लाख मुसलमान। उसके बाद लगभग इतनी संख्या में 25-30 हजार कम वैश्य हैं और 25-30 हजार कम फिर ब्राह्मण हैं। ये 4 समुदाय हैं जो हम गिनते हैं, और इनकी संख्या मिलाकर लगभग 15 लाख पहुंच जाती है। बाकी के जो 15 लाख है उन पर चर्चा ही नहीं होती, वो 15 लाख कौन है भाई। उन 15 लाख में भी तो 7.5 लोगों ने वोट डाले हैं ना। सारे मुस्लिमों के वोट आप मान लीजिए चले गए इंडी को, कुछ बसपा को चले गए। दलितों में जाट समुदाय ऐसा है कि वो अभी भी मायावती के साथ है, वो चाहे कितनी कमजोर हो गई हो लेकिन वो उनके साथ है। लेकिन जाटव के अलावा जो दलित वाल्मीकि है वो तो बीजेपी का वोटर है ना। वैश्य समुदाय में क्या किसी पार्टी ने सेंध मारी है? गाजियाबाद में मार सकता है, जबकि उनका वैश्य ही प्रत्याशी है। तो अगर उनके 2,50% वोट पड़ जाए, जाहिर है वो 90%, 95% अतुल गर्ग को ही गए। आप गिन लीजिए कितने बैठते हैं। उसके बाद राजपूत, हम कह रहे हैं चलिए 2 लाख के करीब वोट पड़े, 50%, जो कि 2 लाख बीजेपी के थे। 50% चले गए बसपा को, क्योंकि उनका प्रत्याशी राजपूत था। लगभग 1 लाख वो मिले। बाकी जो 7.5 लाख मतदाता है, इसमें त्यागी भी है, पंजाबी भी है, कश्यप है, निषाद है, नाई है, धीमर है, सुनार है, वो किसके वोटर, किसके मतदाता है? उन पर बीजेपी ने बिल्कुल ग्रास रूट पर जाकर वर्षों से काम किया है, वो बीजेपी का मतदाता है। उन 7.5 लाख में से अगर 60% भी बीजेपी को मिले तो जाहिर है कि कम से कम 7-7.5 लाख वोट अतुल गर्ग के हो जाते हैं। अब आप बताइए कहाँ बीजेपी को खतरा नजर आ रहा है? जैसे कि आपने अभी एक बात कही कि वैश्य समाज, यानी कि वैश्य समाज ने कहीं और नहीं गया, तो इस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि ब्राह्मण चेहरा था डॉली शर्मा, तो ब्राह्मण काफी हद तक उस पर चला, डॉली शर्मा पर चला गया है। तो अगर जातियों की बात की जाए तो ये समीकरण भी बन के आ रहे हैं। अगर गाजियाबाद की बात की जाए, मैंने वैश्य समुदाय इसलिए नहीं कहा कि अतुल गर्ग वैश्य है। वैश्य समुदाय बीजेपी का वोटर है। ब्राह्मण समुदाय पिछले 15-20 साल का आप खाका निकाल लीजिए, आंकड़े निकाल लीजिए, चाहे राजनाथ सिंह लड़े, चाहे वीके सिंह लड़े, ब्राह्मण ने बीजेपी को वोट दी है। हाँ, 25-30 साल पहले वो कांग्रेस का वोटर हुआ करता था, लेकिन अब वो कांग्रेस का वोटर नहीं है। ये कहना कि डोली शर्मा ब्राह्मण है इसलिए ब्राह्मण उधर शिफ्ट हो गया, ऐसा नहीं है। मैं तो फिर भी कह रहा हूँ 50% शिफ्ट हो गया। 4 लाख वोटर हैं, 2 लाख ने वोट डाले, 1 लाख डोली शर्मा को मिल गया, तो क्या 1 लाख बीजेपी को नहीं मिला होगा? इस तरह से मेरा अनुमान है कि लगभग 7-7.5 लाख वोट अतुल गर्ग ले जाएंगे, 3-3.5 लाख पे सिमट के डोली शर्मा रह जाएंगे, उसके बाद अपना बसपा। मतलब आपका आकलन है कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, पिछले वाला ग्राफ गिरा है लेकिन फिर भी 3-3.5 से जीत जाएंगे। आपका यही कहना है, यही माने आप? मैं आपको बताऊं, ये बात जब रिजल्ट आता है तो आप 5,000 से भी जीत के संसद में पहुंच रहे हैं, और आप 5 लाख से भी जीत के संसद में पहुंच रहे हैं। तो ये बात कोई मायने नहीं रखती। इससे क्या 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 फर्क पड़ता है कि 5 लाख से वीके सिंह जीते और अतुल गर्ग 3 लाख से जीत गए, तो क्या ये कोई मतलब बीजेपी हार गई? ऐसा तो नहीं है। एक और जो क्लास रही, जो नया मतदाता है, जो पहली बार वोट डाल रहा है, आप बताइए वो किसको वोट डाल रहा है? राहुल गांधी को वोट डाल रहा है, अखिलेश के नाम पर वोट डाल रहा है, केजरीवाल के नाम पर वोट डाल रहा है। आप तो सर्वे करते हैं, मैक्सिमम जो नया वोटर है वो बीजेपी को वोट डाल रहा है, जिसको हम नहीं गिनते। लाभार्थी बड़ी संख्या में, आप कितनी आलोचना कर लीजिए, आप फ्री में अनाज बांट रहे हैं, लेकिन लाभार्थी एक क्लास है, किसे वोट कर रहा है? उसके महत्व को समझते हुए कांग्रेस ने घोषणा करी ना कि हम 5 किलो नहीं 10 किलो देंगे। वो कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि वो क्लास है। ये ऐसी क्लास है जो छुपी हुई है और बड़े साइलेंट वोटर हैं। महिलाएं, 33% आरक्षण का क्या कोई असर? बिल्कुल भी नहीं होगा, कुछ तो असर होगा ना। बिल्कुल सर। अब चलते हैं ओझा जी के पास। ओझा जी, अशोक ओझा जी हैं हमारे साथ। ओझा जी, चुनाव बहुत नज़दीकी से देखा आपने, पहले वाले भी चुनाव देखे, अभी जैसे कि हमारे 3 वरिष्ठ जो पत्रकार जो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, जो उन्होंने कहा, उनकी बातों से आप कहाँ तक सहमत हैं और आपका एनालिसिस क्या कहता है गाजियाबाद की सीट पर? देखिए, गाजियाबाद का जो चुनाव है अन्य चुनावों से इस बार कुछ अलग है। पहले जैसा ये पहले भी आ चुका है कि 2004 में
कांग्रेस के सुरेंद्र प्रकाश गोयल ने ये सीट छीनी थी बीजेपी के डॉक्टर महचंद तोमर। फिर सुरेंद्र प्रकाश गोयल से तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी ने इस सीट को छीना था। तब से ये इस सीट पर लगातार बीजेपी का कब्जा। पिछले 2 चुनावों से भाजपा 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतती रही। लेकिन इस बार मेरा जो मानना है कि भाजपा को कुछ नुकसान हो रहा है। भाजपा की जीत 50,000 से 1.5 लाख वोटों तक होगी, ये मेरा मानना है। अच्छा, कैसे कह सकते हैं आप, क्योंकि जो आंकड़ा था ये, क्योंकि यहाँ पर जो बाहरी मतदाता है वह बड़ी संख्या में रहता है। यहाँ जो साहिबाबाद, अगर आप विधानसभा की बात करें तो वहाँ पर जो वोटर की जो संख्या है वह बहुत ज़्यादा है और बाहरी मतदाता ज़्यादा है। और बाहरी मतदाता को ये कहा जाता है कि वो बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा वोट करता है, और हालांकि देखने को भी मिला है। सुनील शर्मा जो विधायक है वहाँ के, वो सबसे ज़्यादा वोटों से जीते। और ये गाजियाबाद की सीट तो बीजेपी के नाम ज़्यादातर रही है। सिर्फ 2004 की अगर 91 से बात करें और सिर्फ 2004 को छोड़ दिया जाए, जैसे अभी आपने कही कि सुरेंद्र प्रकाश गोयल ने उस समय सीट छीनी थी भाजपा से। हालांकि डॉली शर्मा जो इस समय कैंडिडेट हैं इंडिया गठबंधन की, वो आती साहिबाबाद उसी क्षेत्र से ही है। आपसे जानना चाहेंगे, उस विधानसभा के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि वो देश की सबसे बड़ी विधानसभा और सबसे ज्यादा वहां पर वोटर रहते हैं। देखिए शक्ति, अगर साहिबाबाद विधानसभा की आप बात कर रहे हैं, वोट परसेंटेज को देखा जाए तो सबसे ज्यादा गिरावट साहिबाबाद में ही आई है। और साहिबाबाद में या तो इस तरह का वोटर है कि जो ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बनी हुई है उनमें रहता, वो वोट डालने कम जाता। एक दूसरी बात और है कि 3-4 दिन की छुट्टियां पड़ गई तो जो पूर्वांचल और जो बिहार के वोटर की आप बात कर रहे हैं, वो खिसक लिया, वो अपने अपने ये शहरों में और वो मतलब पहाड़ों पे छुट्टी मनाने चले गए। नहीं, वो जो वोटर वो अपने घर चला गया, अट्टालिकाओं में जो ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में रह रहे हैं वो अपना घूमने चले गए। तो अब आप ये भी तो देखिए कि वोट परसेंटेज कितना डाउन हुआ। सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज गिरा तो साहिबाबाद में गिरा। तो और एक बात और है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी है डॉली शर्मा, वो उसी क्षेत्र की रहने वाली है। उनका मायका भी उसी क्षेत्र में है, उनके ससुराल भी साहिबाबाद क्षेत्र में है, दोनों उसी में है। तो कहीं ना कहीं तो उसका प्रभाव पड़ेगा, इस बात को भी आपको मानना होगा। तो अगर आप ये कहो कि साहिबाबाद सीट बीजेपी का गढ़, अभी आपने एक बात कही थी कि गाजियाबाद बीजेपी का गढ़ है। अभी रवि जी ने भी कहा था कि वाराणसी है, लखनऊ है, वो बीजेपी का गढ़ है। ऐसे जो गाजियाबाद सीट है ये बीजेपी का गढ़ है। अब मतलब बीजेपी का टिकट है वो जीत की गारंटी होता है। आदमी ये सोचता है कि बीजेपी का टिकट मिल जाओ हम संसद पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब प्रत्याशी कौन है, जनता इसको भी देखती है, उसका मंथन करती है कि जो प्रत्याशी किस पार्टी ने कौन प्रत्याशी दिया है वो क्षेत्र के लिए क्या करेगा, आम जनता की सुनवाई करेगा या नहीं करेगा। जनता अब बेवकूफ नहीं है, हर मुद्दे पर जनता मंथन करती है, चिंतन करती है। ये बात सच है कि जनता मंथन करती है, जनता चिंतन करती है, लेकिन ये भी सच है कि जो यहाँ पर इस समय मौजूदा जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के, उनके पिता यहाँ पर 2 बार मेयर भी रह चुके हैं और ये दो बार बात किया है कैंडिडेट की तो ये विधायक भी हैं, दूसरी बार ये विधायक है, सिटिंग इस समय एमएलए है। तो आपको नहीं लगता कि कैंडिडेट तो मजबूत, देखा जाए तो बीजेपी के उससे नजरिए से तो मजबूत है, तो क्या जनता के नजरिए से क्या कमजोर बता रहे हैं आप? देखिए मैं उस समय की बता रहा हूँ, उनके पिताजी
महापौर रहे, भाजपा के जिलाध्यक्ष भी रहे, व्यक्तिगत उनसे मुलाकात भी रही है। और एक बार विधानसभा का चुनाव बहुत कम मतों के अंतर से हारे भी हैं। कांग्रेस के शर्मा छात्र राजनीति से आए थे, उन्होंने हराया था उनको। लेकिन दिनेश चंद्र गर्ग और अतुल गर्ग दोनों में बड़ा अंतर है। दिनेश चंद्र गर्ग को जिलाध्यक्ष रहते हुए भी देखा था, महापौर रहते हुए भी देखा था, उनका सीधा एक जुड़ाव था लोगों से। अतुल गर्ग जी का भी लोगों से जुड़ाव है, लेकिन पिता और बेटे में अंतर तो आपको करना पड़ेगा। और रही बात डोली शर्मा की, डोली शर्मा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनके पिताजी गाजियाबाद महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो एक बोलने में जितना तर्कों के साथ डोली शर्मा बोल सकती है, मुझे नहीं लगता कि जो और प्रत्याशी है वो तर्कों के साथ इतना बोल पाते हैं। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मुकाबला यहाँ है, एक तरफा नहीं है। और जैसा पहले ही बात आई थी, क्षत्रिय समाज की नाराजगी गाजियाबाद से शुरू हुई, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में चली गई, पूरे देश में चली गई। ये भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व भी अंदर खाने अब स्वीकार कर रहा है कि हमने गाजियाबाद में गलती की थी। मतलब वीके सिंह का टिकट काटना गलती थी जी, क्योंकि मतलब ये अनुमान भाजपा को भी नहीं था कि एक टिकट का इतना असर जाएगा। एक बात और है, अब आप बीच में पूछ भी रहे थे, दलित मतदाता बीजेपी की तरफ पिछले 2-3 चुनावों से था। ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ जुड़ गया था, लेकिन इस बार गाजियाबाद हो या पड़ोस की सीट हो बागपत हो, ब्राह्मण समाज खिसका है बीजेपी से। ऐसे ही जो दलित समाज है, जाटव है, वो अच्छी संख्या में बीजेपी का वोटर बन गया था, बसपा से शिफ्ट हो गया था। लेकिन इस चुनाव में वो है जो कि अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस की तरफ जाता नजर आ रहा है। धन्यवाद अशोक ओझा जी। तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, अलग अलग अपनी राय है। अगर गाजियाबाद सीट की बात की जाए तो गाजियाबाद सीट पर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन सभी का ये कहना है कि जीत तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टक्कर भी है। यानी कि जो ग्राफ था जीत का, उसका अंतर कहीं ना कहीं यहाँ पर घटने वाला है। जो डोली शर्मा थी वो भी यहाँ पर एक मजबूत कैंडिडेट बनकर इस बार का चुनाव लड़ी हैं। उसका मुख्य कारण यही रहा कि यहाँ पर जो चुनाव था वह चुनाव, बात की जाए क्षत्रिय समाज के नाराज होने से, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज गया है कि ये मैसेज इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो वीके सिंह थे, वीके सिंह के जो टिकट है वह काटा है। हालांकि सबका अपना 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 अनुमान है। अशोक ओझा जी बता रहे हैं कि जो जीत का जो आकलन है उनकी तरफ से 50,000 लाख या 1.5 लाख। वहीं बात की जाए राज कौशिक जी की तरफ से तो 3.5 लाख। वहीं बात की जाए रवि अरोड़ा जी की तो रवि अरोड़ा जी का ये कहना है कि जीत यहाँ से बीजेपी जाएगी, फाइट है। तो वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर अजय ओदिचे जी की तो उनका भी साफ तौर पे ये कहना है कि जीत तो बीजेपी जाएगी, क्योंकि बीजेपी का यहाँ पर माहौल देखने को मिलता है कि बीजेपी के यहाँ से पार्षद हैं, पार्षद से लेकर यहाँ पर एमपी तक। हालांकि एमपी का इलेक्शन है तो हालांकि जीत मानी जा रही है, लेकिन जो जीत का जो आकलन है वह कम होने वाला है। ये सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे से गाजियाबाद की राजनीति को जानते हैं और राजनीति को जीते भी हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई नेता नहीं है जो इन्हें ना जानता हो, जिनसे इनकी बात ना होती हो। रही पब्लिक के जुड़ाव की बात, तो पब्लिकली भी यहाँ पर सभी को, ज़्यादातर पब्लिक टच में रहती है। तो बड़े ही वरिष्ठ ये पत्रकार हैं जो गाजियाबाद के बारे में बता रहे थे। हालांकि असली रिजल्ट का इंतज़ार तो 4 जून तक हमें करना ही होगा।